third very important thing that COVID has done to us is that हमारा normal essential services जो हैं वो बहुत disrupt हो गया है. It's been a big problem. MCH services, other services, जो babies post discharge उनकी जो service होनी चाहिए, that's been very challenging. सरकार ने बहुत सारे advisories बार-बार दिए हैं कि आप न्यूबॉर्न सर्विसेज, MCH सर्विसेज, सारे रूटीन सर्विसेज को वापस रीएस्टैब्लिश कीजिए. ये इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम ये ना करने से हमारी नॉन कोविड पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी बढ़ जाए. That should not happen. So this is a very important area. It is challenging, but I'm sure there are ways to do it. And I have great pleasure in inviting Dr. Arun Singh. Dr. Arun Singh was an advisor in the ministry until recently, and now he is now joined AIIMS Jodhpur as a head of neonatology. So Dr. Arun Singh, over to you. Thank you, sir. So आप सबने सुना कि कोविड के challenges क्या हैं, but we also need to remember that while we are dealing with COVID, the non-COVID problems have not disappeared. And Government of India has been in the advisories. So you can see these are the office orders of 27th March, 14th April and 24th May, and I would request. But essentially इन सारे orders का एक ही मुद्दा था कि कुछ ऐसी services हैं जिनको हम essential non-COVID services कहते हैं, which is high priority services. उसी services में admission to SNCU, NBSU आता है, उसी में care of the pregnant women and especially high risk pregnancies, immunization, और उसके अलावा जिन बच्चों को हम discharge कर रहे हैं जो बीमार थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो घर पे जाके उनकी डेथ हो जाए या उनमें कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ जाए जो कि बाद में हम नहीं सही कर सकते. So the critical services for women, children and adolescents should be provided irrespective of their COVID status. So I think that ये बात हम सबको मान लेनी चाहिए कि जो essential services हैं हमें वो maintain करना है. अभी आप लोगों ने डॉक्टर प्रवीण जी को सुना और उससे एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि आज की तारीख में whatever literature we have, हमें कोविड से डरने की बात नहीं है. वैसे भी मैं ये कहूंगा कि कोविड से स्टिग्मेटाइज मत कीजिएगा. प्रिकॉशन लेना एक और बात होती है और स्टिग्मा एक और बात. हम जब स्टिग्मा कर देते हैं तो लोगों के अंदर भय आ जाता है, तो वो डिलीवरीज के लिए आना नहीं चाहते अस्पतालों में, या बच्चे को कुछ हो गया तो सोचते हैं वो तो कोविड अस्पताल है, वहां जाएंगे तो कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी. तो ऐसे डर के कारण ये बच्चे सफर कर सकते हैं, मदर्स भी सफर कर सकते हैं. तो अच्छी बात ये है कि कोविड से बच्चों का कोई ऐसा नुकसान नहीं है अभी तक जो लिटरेचर है, और अगर होता भी उन्हें है तो इट द सीवियरिटी ऑफ डिजीज इज लो. सो द सपोर्टिव केयर is what is required and it should be part and parcel of essential newborn care. Yani SNCU is not the only way to provide essential newborn care. We need to understand कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाद में भी हम बच्चे को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करें. कैसे करें वो एक चैलेंज है, उसके लिए भी आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया आप लोगों को कि बहुत सारे पेपर्स और लिटरेचर निकल के आ रहे हैं. ये 23 जुलाई का पेपर था जिसमें कि उन्होंने 116 मदर्स को लिया और उनके 120 थे बच्चे थे. ये सारी मदर्स कोविड पॉजिटिव थी. तो सोचा गया कि हम लोग 3 समय उनको देखते हैं. पैदा होने के 24 घंटे के बाद उनकी कोविड टेस्टिंग हुई, फिर 5 से 7 दिन पे हुई और फिर 14 दिन पे. अच्छी बात थी कि 24 घंटे पे जब टेस्ट हुआ तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे नेगेटिव थे.
5 से 7 दिन पे सारे बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि कुछ छुट्टी हो गए होंगे, तो उसमें भी 96% वो निगेटिव। और ये सारे बच्चे ज्यादातर माँ के साथ थे, एक ही कमरे में थे, माँ का ही इन्होंने दूध पिया, और जो है एक ही साथ रहे। कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप लोगों ने गाइडलाइन सुनी कि माँ अगर स्टेबल है और कोविड पॉजिटिव है और बच्चा जो है अगर वो भी स्टेबल है, तो हम माँ और बच्चे को साथ रख सकते हैं, क्योंकि उसके जो एडवांटेजेस हैं उससे बच्चे को हम we should not deprive him of this. Next please. Next slide. तो ये सब जब हो रहा था तो ये बात तो समझ में आ गई कि कोविड का डर उतना नहीं है, लेकिन लोगों में जो स्टिग्मा हुआ उससे क्या परेशानियां, नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स कम हो गए। लोगों ने सोचा कि भारत सरकार ने कहा है 3 से 4 बार जाने के लिए, तो एक ही बार जाओ। सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन, फोलिक एसिड ये कम हो गया, फूड अवेलेबिलिटी कम हो गई, लॉकडाउन था, एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, अब उसके कारण जो मैलफॉर्मेशन पकड़ में आते थे, हर जगह हर बार नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी आते थे पकड़ में वो भी नहीं पता चला। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, फॉलो अप ऑफ एसेंशियल एडमिशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉलो अप एंड इम्यूनाइजेशन रेट, ये भी कम हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी कि आज आप 100 बच्चे देख रहे हैं, उसमें 2 या 3 बच्चों को ऐसा देखेंगे कि आप एक बर्थ डिफेक्ट है, मेजर बर्थ डिफेक्ट है, जिसका इमीडिएटली मैनेजमेंट कर। अब सब लोग कोविड में इतने परेशान हैं कि हर सेंटर पर तो सर्जरी नहीं होती है या उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो कुछ जो अर्जेंट रेफरल है, कहाँ करने हैं, कैसे बेचने हैं, ये अगर हम प्लान करके नहीं रखें तो टाइमली एक्सेस एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स जो कम से कम 100 में 3 से 4 बच्चों को होगा, वो पूरे मिस हो जाए। तो इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमारे चैलेंजेस थे कि लोग आना कम कर दिए, एसेंशियल एडमिशन कम हो गया, फॉलोअप कम हो गया, इम्यूनाइजेशन के प्रॉब्लम रही। उससे क्या होगा, हमारी मोर्टेलिटी बढ़ेगी, हमारी मॉर्बिडिटी, जो बर्थ एस्फिक्सिया, सेप्सिस, लो बर्थ वेट, जो आपने मेहनत करके इन बच्चों को बचाया था, वो बच्चे अगर बाद में आपके फॉलोअप में नहीं आते तो आपकी मॉर्बिडिटी बढ़ती है, या अगर वो एप्रोप्रिएट टाइमली केयर नहीं पाते। और इस तरीके से पूरा एक जो हमारा हिंदुस्तान का चैलेंज रहा है हमारे लो बर्थ वेट बेबीज, हमारे प्री टर्म बेबीज को, कि हम उनकी ग्रोथ फॉल्टरिंग ना हो, उस दिशा में हम कामयाब नहीं रहे अगर हम इस बात को न समझें। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो जो चैलेंजेस है, अब आप लोग इतनी जगह से जुड़े हुए हैं, सबसे पहली बात है कि हम सबको याद रखना होगा कि इंडिया एक बहुत ही सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें 739 डाइवर्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में, यहां तक कि ब्लॉक टू ब्लॉक में देयर इज अ वेरिएशन इन न्यूबॉर्न डेथ, द काइंड ऑफ फैसिलिटी विच इज अवेलेबल, और अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। सो देयर इज अ वेरिएशन इन यूनिटल एंड इन्फेंट। कहने का मतलब है कि जब इतनी डाइवर्सिटी हो एक पर्टिकुलर जिला के अंदर, एक ब्लॉक में, तो आप सबको उस एरिया में जो काम कर रहे हैं, you will have to see what works the best. There can't be one fit answer for everybody. और इसलिए आप सब लोग बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए you can adopt different approaches within states and even within districts. But this does not mean that you should forget the basics, क्योंकि आपने डॉक्टर सुषमा से भी सुना और डॉक्टर प्रवीण से। अब चैलेंजेस क्या है? पहला दिन, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, हमारे जीएस डॉक्टर अगनानी ने आपको बताया कि हमारी न्यूनटल मोर्टेलिटी रेट पिछले कुछ वर्षों में ऑलमोस्ट स्टैग्नेट कर गई। और अगर इसका कारण आप समझे तो जिस दिन बच्चा जन्म लिया उसी दिन उसके बर्थडे और डेथ डे एक ही साथ सेलिब्रेट हुए। ये बड़े दुख की बात है। 40% ऑफ द न्यू बॉर्न डेथ ऑकर्स जिस दिन वो पैदा होते, विदिन 24, और 45% ऑफ द अंडर 5 डेथ्स जो है पहले 7 रोज में। और आपने सुना कि प्रीमेच्योरिटी है, न्यूबॉर्न इन्फेक्शन है, बर्थ एस्फिक्सिया है, और कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन को हमें नहीं भूलना चाहिए। और हम जब कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन की बात करते हैं
तो भारत सरकार ने अपने बर्थ डिफेक्ट्स की गाइडलाइन में बताया है कि कुछ ऐसे बर्थ डिफेक्ट होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये अर्जेंट है। अगर आपने इनको अर्जेंटली नहीं ट्रीट किया तो ये फिर आपको वक्त नहीं देंगे, तो उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और भेजना। अब ये जो मेजॉरिटी ऑफ द चैलेंजेस हैं प्री टर्म्स की, अगर इनका फॉलो अप नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर वो लेट प्री टर्म है यानी 34 से 36 सप्ताह के अंदर है, 34 टू 36 वीक्स, तो 17% जो है उसमें किसी न किसी प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। अगर 1500 के नीचे है तो 25 से 40%, यानी हर दूसरा बच्चा या हर चौथे बच्चे को। और अगर टर्म सिक न्यूबॉर्न है तो 2.3 to 8%, यानी अगर हम लोग एसएनसीयू में बच्चे बचा रहे हैं और फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, देन वी आर इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि वो जिंदा रह रहे हैं लेकिन डिसेबल्ड हो। तो ये चैलेंज है, और ये चैलेंज चाहे वो कोविड मदर हो, उसका बच्चा हो, या वो नॉन कोविड हो, ये चैलेंज चेंज नहीं कर रहा है, ये चैलेंज रह रहा है। और इसी चैलेंज के साथ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसी चैलेंज के साथ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी चैलेंज के साथ हमें याद रखना होगा कि 100 बच्चे अगर आपके पैदा हो रहे हैं किसी अस्पताल में, तो 2 से 3 उनमें बर्थ डिफेक्ट हो रहे हैं, 12 से 13 बच्चे आपके समय से पहले पैदा हो जाएंगे, और 20 से 30 बच्चे 2.5 किलो के नीचे होंगे, लो बर्थ वेट होंगे, और कुछ में तो ये तीनों चीजें कॉमन हो सकती हैं। यानी लगभग 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपको स्पेशल केयर चाहिए और फॉलो अप चाहिए। तो ये आपको बर्डन पता है अपने ब्लॉक की, अपने जिला की, उस बर्डन के अनुसार आपको प्लान करना पड़ेगा। और कोविड के लिए भी या नॉन कोविड के लिए, दोनों के लिए एक ही चैलेंज है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो चैलेंजेस की जो हमने कहा, एक है कि अगर वो आते भी हैं तो देयर इज लेट प्रेजेंटेशन। दूसरा है कि जितनी बार आना चाहिए उतनी बार नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण, किस कारण से नहीं आ रहे हैं? स्टिग्मा है, फियर। जो विजिट्स है, फॉलो अप विजिट्स भी नहीं आ रहे हैं, टाइमली इंटरवेंशन का मौका भी नहीं देते हैं। जब वो आ रहे हैं तो ऐसे समय आ रहे हैं कि जब ऑलरेडी इट इज टू लेट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये बात रखना होगा कि 25 से 30% बच्चे जो 2.5 किलो के वजन के कम है और प्री टर्म है, वो हाईली वल्नरेबल है। तो ये एक बात कही गई थी कि कोविड टाइम्स में दुनिया में हर जगह को, वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ अदर एग्जिस्टिंग problems or epidemics. Otherwise, our tally of morbidity and mortality will add and ultimately dwarf the toll of COVID-19. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि और भी बीमारियां हमारे देश में हैं जो हमारे लिए चैलेंजिंग थी। तो कोविड एक और बढ़ गई है, लेकिन वो जो बीमारियां हैं वो डिसअपियर नहीं की। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो हमने न्यूरो डेवलपमेंटल की बात की, लेकिन उसके साथ भी जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ट्रीट कर रहे हैं, कई बार उनका भी कमिटमेंट जो है, उनमें भी इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं। वो देखते हैं, न्यूज आती है कि हमारे उस वार्ड में उस एसएनसीयू का डॉक्टर या नर्स बीमार पड़ गया, या बीमारी के दरमियान जो है कोई दुर्घटना घट गई। तो इस सब से एक इमोशनल अफेक्टिंग हो रहा है, जो ड्रेन हो रहा है, और फिर आपस में हमसे बातचीत। और इस सब के कारण जो प्रोटोकॉल्स बने थे आइसोलेशन के, तो हम ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डरना नहीं चाहिए, स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। जो बात डॉक्टर प्रवीण ने कही, चाहे वो कोविड हो या नॉन कोविड हो, जो आपके आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स हैं, जो एसएनसीयू में बड़े क्लियर कट है, उनको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो नर्सेज एंड डॉक्टर्स हैं, जिनके एसएनसीयू में ट्रेनिंग होती है, अलग अलग जगह भेज के, काफी उसके वक्त और पैसे भारत सरकार खर्च करती है या स्टेट गवर्नमेंट्स खर्च करती है, उनको जो है अगर आप दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ये जो इसेंशियल सर्विसेज है, इनको देखना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो एक ये भी है, सेप्सिस के प्रोटोकॉल, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो आपका डेडिकेटेड स्वीपर है, जो डेडिकेटेड क्लीन बॉय है, आपने उसकी कहीं और ड्यूटी लगा दी, या कोविड के समय आपने कहा कि भाई 4 की जगह 1 से काम चला लो। ये करने से सेप्सिस का रेट बढ़ जाएगा। इसलिए
जो कपड़े ऑटोक्लेव होने चाहिए, जो डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए, ये हमें याद रखना पड़ेगा। दे आर ऑल ए पार्ट ऑफ द इसेंशियल सर्विस एंड दे आर ऑल रिक्वायर्ड टू सेव द चाइल्ड। केवल डॉक्टर और नर्स रखने से काम नहीं चलेगा। एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड स्पेस फॉर आउटबोर्न मदर्स एंड बेबीज। कई बार आ रहा है कि केस कहीं से रेफर होके आ रहा है, अब उस माँ को पहले भी दिक्कत थी, अब और दिक्कत हो गई कि भाई आप किसी ऐसे जोन से आ रहे हैं जो कि जहाँ पे कोविड पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, तो आप बाहर रहिए, उनके लिए कोई जगह नहीं हमने बनाई। अब उसी मदर से हमें ब्रेस्ट मिल्क चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि हम सबको याद रखना होगा कि ये आउटबोर्न मदर्स जो है बच्चे को बचाने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये वर्ड आउटबोर्न हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर एक बार बच्चा आ गया तो मदर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर किसी और की नहीं है। मदर और बच्चे एक पूरी टीम है। आइसोलेशन ऑफ कोविड पॉजिटिव मदर्स इवन आफ्टर डिस्चार्ज। एक ये हो रहा है कि एक डर हम पैदा कर दे रहे हैं, तो उनके घर वालों को भी लग रहा है कि ये माँ तो पॉजिटिव थी, चलो बच्चा भी साथ रख लिया, अब घर लेके आ रहे हैं तो कोई रिलेटिव नहीं आ, उनके घर कोई उनका हेल्पर नहीं है, तो वो इतने आइसोलेटेड होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि काउंसलिंग में ये बात कहनी चाहिए कि भाई माँ और बच्चे को बचने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको देना होगा। आप मास्क बेशक पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आप हाथ जरूर धोएं, लेकिन माँ बच्चे को निग्लेक्ट नहीं करें, उसको जो कुछ सपोर्ट देना है वो देना है। दूसरी बात है कि भारतवर्ष हमारे यहाँ एक वल्नरेबल ग्रुप है। वल्नरेबल ग्रुप कई कारण से होता है। मदर कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रही थी, या सोशली एक ऐसे वर्ग से आती हैं जिनका की एजुकेशन या जो एक बहुत छोटे से घर में रहते हैं, अगर वहां इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही उनके बच्चे रिस्क में हो जाते हैं। और ऊपर से अगर हम कोविड का डर दे देंगे तो बहुत हो जाएगा। और ये लास्ट लाइन ये है कि माँ और बच्चे को जब भी आप अलग करते हैं तो एक चीज ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने, नेचर ने जिस तरह से बनाया है, skin to skin contact, the smell of the mother, the touch of the mother, everything helps बच्चे के cognition में, बच्चे के brain development। Every moment there is billions of neurons which have to get connected। वो मेरे और आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उस न्यूबॉर्न के लिए जरूरी है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो हम उनको उससे डिप्राइव ना कर दें। एक और चीज मैंने देखी जो हमारे एक्सपीरियंस में आई, हमारे अस्पताल में भी आई, कि कोई बच्चा अगर रेफर होता है, अभी तक तो हम प्रेग्नेंट मदर के रेफर की बात कर रहे थे या सिक न्यूबॉर्न, कई बार होता है कि बच्चा कहीं और पैदा हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लेके आया। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की गाइडलाइन ये कहती है कि भाई कोई भी बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लेके इंसान आए तो सबसे पहले आप उसको कोविड वार्ड में लेके जाइए, सस्पेक्ट में लेके। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हो सकता है कि वो कोविड पॉजिटिव मदर हो का बच्चा हो, लेकिन ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो और कॉमन प्रॉब्लम्स से मिलते जुलते हैं। इसलिए उनको अगर हम नहीं देखेंगे तो वी वुड हैव लॉस्ट। तो ऐसा ही हुआ था हमारे में, बच्चे को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज थी और सडनली वो जो है वो क्रिटिकल कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज थी, तो वो बहुत कम देते हैं, बच्चा शॉक में चला गया। तो कोविड वार्ड में वो फैसिलिटीज नहीं थी उसको इमीडिएटली। तो ये मैं कहूंगा कि ये उनको खाली समझाने की जरूरत है कि साइंस कोविड टू न्यूबॉर्न में हमने पहली बात तो मानी बहुत कम होता है, और दूसरी बात है कि कॉमन चीजें हमें ज्यादा सोचनी चाहिए। तो अगर एक न्यूबॉर्न आ रहा है तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूबॉर्न है उनको आप तवज्जो दीजिए, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए, लेकिन टाइम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। सो क्या क्या हम कर सकते हैं? एक है, मुझे पता है कि हेल्थ पर्सनल बहुत कम है, लेकिन जैसे मैंने कहा हेल्थ पर्सनल केवल डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जो क्लीनिंग स्टाफ है वो भी है। उन सबको जिनको आप एसएनसीयू में रखे थे उनकी पोस्टिंग अलग जगह पे मत कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सर्विसेज है और उन्होंने कुछ स्किल सेट एक्वायर कर लिया है। हम किसी और से ये सर्विसेज नहीं रन कर पाएंगे, उसमें जो क्वालिटी है वो बहुत फॉल करेगी। इसके बाद जो शॉर्टेज है वो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब कोविड नहीं था तो भी देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल बोथ
इन द लेबर रूम एंड एसएनसीयू सर्विसेज। तो उस शॉर्टेज को और हम बढ़ा नहीं दें। जो ऑक्सिलरी एरिया है, जो आपकी केएमसी रूम है, ये है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो उसी जगह पे आप कोविड के लिए भी एक जगह बना लीजिए और उनको ट्रीट कीजिए, क्योंकि आपके पास हेल्थ पर्सनल कम होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास इतनी जगह है कि आप एक अलग से बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो उसी एग्जिस्टिंग जगह में। नेक्स्ट स्लाइड। इस जगह पे एक और चीज मैं कहूंगा कि अब तो ये तय हो गया है कि आज 6 महीने हो गए हैं, काफी लंबे समय तक ये कोविड के साथ हमें जीना है, तो हमें जो और प्रॉब्लम्स है वो एक बार फिर से हमें विचार करने पड़ेंगे कि हम उन पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब भी आप अपने अस्पताल में मीटिंग करें तो लेबर रूम और एसएनसीयू का मतलब ये होता है कि न्यूबॉर्न जहां भी रहे, चाहे वो लेबर रूम में रहे, चाहे एसएनसीयू यूनिट में रहे, चाहे पोस्टनेटल वार्ड में रहे या इमरजेंसी में आए, इनकी एक रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए और यहाँ डिसाइड करना चाहिए कि ये हमारी मैन पावर, हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हमारी बर्थ एस्फिक्सिया कम हो। क्या हम ये चले कि टर्म कहते हैं 37 वीक्स को, लेकिन एक्चुअली बच्चा फुल टर्म होता है 39 वीक्स पे। तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो तो हर प्रेगनेंसी को, और मैं रिपीट कर रहा हूं, हर प्रेगनेंसी को कम से कम 39 वीक्स लेके जाइए। जो स्टाफ डॉक्टर्स और नर्सेस हैं जो कि लेबर रूम में है या जो एसएनसीयू में, जहां तक हो सके जो ट्रेन स्टाफ है उनको आप दूसरी जगह पोस्टिंग मत दीजिए। और नर्सेस के लिए पोस्ट डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं उनकी भी ट्रेनिंग देते रहिए, क्योंकि हमें साथ ही साथ अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करती है। ऐसा नहीं है कि जब कोविड खत्म हो जाएगा फिर हम इस पे सोचेंगे। तो कम, और दूसरा आपके हाथ में क्या है कि बच्चे 3 से 4 जो है वो बर्थ डिफेक्ट होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप हर बच्चे के लिए एक पोस्टर लगा लीजिए कि आर यू डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, और उसी के साथ आपके पास होना चाहिए वो किताब, आप देखेंगे कि किसको अर्जेंट रेफर करनी। तो जो विजिबल बर्थ डिफेक्ट है उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, वो हर सेंटर पर हो सकता है, वो आप देख लीजिए। तो जब आप बच्चा पैदा हो जाए तो कोविड या नॉन कोविड दोनों में ये देखिए। दूसरा ये है कि एमसीपी कार्ड जरूर दे दीजिए, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, डिस्चार्ज के समय उनको दे दीजिए और उनको ये भी बता दीजिए, नेक्स्ट प्लीज, उनको ये भी बता दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि भाई इस कार्ड में 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मां को देखना है कि 2 से 3 महीने में ये माइलस्टोन पिक्टोरियल है, ये चीजें होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो आप देख लेना। दूसरी चीज है आपको इस दरमियान क्या करना है, कैसे बच्चे को पालना है, और जब आशा जाएगी या मदर या कोई भी फैमिली में 3 महीने की उम्र में अगर ये कोई रेड साइन हो तो इमीडिएटली, यानी ये जो ग्रीन, वायलेट और रेड है ये हम थोड़ा सा समझा देंगे। और ये न्यूबॉर्न्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और जिनके पास ज्यादा फैसिलिटी है वो कम से कम विजन और हियरिंग भी कर ले, क्योंकि याद रखिएगा अगर आपने हियरिंग डिफेक्ट या विजन डिफेक्ट नहीं स्क्रीन किया और बाद में ये पकड़ में आया तो हम ट्रीटमेंट करके भी उसका विजन या उसकी हियरिंग नहीं दे सकते। दूसरी बात है, विजन और हियरिंग से ब्रेन डेवलपमेंट का डायरेक्ट हिस्सा है। ये ब्रेन फास्टेस्ट डेवलप कर रहा है जस्ट आफ्टर द बर्थ। ये पीरियड हम मिस करेंगे तो दोबारा नहीं आएगा। ये किताबें हैं, जरा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये पोस्टर है, इससे कम से कम बर्थ डिफेक्ट, और इसमें जो एस्ट्रिक्स लगे हैं वो रेड, जिनको अर्जेंट रेफरल करना है। तो आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए, एरिया होनी चाहिए, मैं इस सेंटर पर भेजूंगा तो ये सर्जरी यहाँ हो जाएगी। एक कमिटेड जो है आपके पास एक डायरेक्टरी होनी चाहिए जिससे कि आप कर सके। नेक्स्ट प्लीज, जिससे ऐसा नहीं हो कि आप जब भेजें। और लास्ट है जो एसएनसीयू का फॉलोअप। अब हम लोग जब इनिशियली फॉलोअप करते थे तो हम वेट, हाइट ये लेते थे, बच्चा जिंदा है कि नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जो आप एसएनसीयू में बच्चे देख रहे हैं उनका विजन, उनका हियरिंग, उनका कॉग्निशन, आज बड़े सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं ऑटिज्म के, एडीएचडी के, यानी अर्ली इंटरवेंशन जब उसका ब्रेन बन रहा हो। तो उसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि सारे फॉलोअप को
नियोनेटोलॉजिस्ट शुड टेक द लीडरशिप, पीडियाट्रिशियन शुड टेक द लीडरशिप, और उसके एसएनसीयू के बगल में ही अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए। डीआईसी एसएनसीयू का एक एक्सटेंशन है, वो उसका एक फंक्शनल लिंकेज है। हमारा काम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम न्यूबॉर्न को पूरी तरीके से केवल बचाते नहीं है, एक स्वस्थ जिंदगी देते हैं जिससे कि वो एक इंटेलिजेंट सिटीजन। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चैलेंजेस हैं। ये डीआईसी आपके यूपी के एक डीआईसी है, आप देख सकते हैं। ये डेंटल केयर, सारे केयर्स एक साथ दिए जा रहे हैं, चाहे वो विजन हो, चाहे हियरिंग हो, चाहे प्लास्टर हो क्लब फुट के लिए। तो ये सारे अगर एक जगह हम टेस्टिंग कर लें तो माँ बाप के लिए भी आसान हो जाता है, आपके लिए भी आसान हो जाता है, सारे आईक्यू टेस्टिंग। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू यू। Thank you, Dr. Arun, for that good summary of how we need to bounce back. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन में कि जो भी हमारा न्यूबॉर्न केयर चल रहा था वो चलते रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि न्यूबॉर्न केयर कुछ अलग नहीं है कोविड के टाइम में। कुछ हमारी जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है वो चलते रहना चाहिए। उनको डिलीवरी के टाइम, हॉस्पिटल के टाइम, पोस्ट डिस्चार्ज टाइम हम अपना केयर जारी रखें। All the little tips and advice that have been given by the panelists today are very social distance इतनी नहीं होनी चाहिए कि बाहर बच्चा इतना दूर चले जाए कि वो डिस्टेंस हमें दिखाई ना दे। Don't push them out of your radar screen. They should still be within your radar screen. You should be accessing them for care. And finally, don't make them so distant that become outcasts. They depend a great deal on all of us for the care, for the survival. They look forward to the advice that you give because every mother has a hope that her baby will eventually become one healthy, productive baby in the future. So thank you very much. Thank you to all my panelists for this very wonderful session. I now hand it back to Dr. Sheetal to carry on. Dr. Sheetal? Thank you, sir, and thank you again to all the panelists for their in-depth presentation, and for Ramji sir for summarizing all the presentation and providing a clear framework on which the state participant can now start acting. I am now requesting my teammate Dr. Kapil Joshi to kindly anchor the session where state nodal officer will be sharing their experience of handling newborn care. Dr. Kapil? Yeah, thank you, madam. जब भी हम एसएनसीयू में क्वालिटी की बात करते हैं तो लेबर रूम की जरूर बात आती है। लेबर रूम के साथ साथ एसएनसीयू में कई कमियों की बात भी आती है। यूजुअली पीडियाट्रिशियंस, नर्सिंग इंचार्जेज ये बोलते हैं कि हमने तो लिख के दे दिया है, पीएमओ साहब के पास में रह गया है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में आरसीएचओ साहब के पास रह गया है। कई बार ऐसा होता है स्टेट लेवल पर भी कमी हो जाती है। दूसरी बात है कि जनरली हम लोग अपनी विजिट्स में भी देखते हैं, जनरली हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग अपने डेटा को भी नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से भी क्वालिटी में इश्यू होता है। मैं राजस्थान से प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाइल्ड हेल्थ डॉक्टर गुणमाला जैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग हमें बताएं कि कैसे उन्होंने राजस्थान स्टेट में ये जो कम्युनिकेशन का गैप है लेबर रूम और एसएनसीयू के बीच में, और कैसे उन्होंने अपने रिव्यूज को स्ट्रेंथन किया और स्ट्रीमलाइन किया है। मैडम गुणमाला जैन, प्लीज। मैडम आप अनम्यूट करें अपने आप को, डॉक्टर गुणमाला मैडम। मैडम हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। शायद डॉक्टर गुणमाला से हमारा संपर्क शायद टूट पा रहा है, मैडम की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। हम लोग दूसरे स्टेट की तरफ मूव करते हैं। हम सभी जानते हैं कपिल मैं सुन पा रही हूँ। कपिल क्या मुझे सुन पा रहे हो? जी मैडम मैं सुन पा रहा हूँ राजस्थान से। प्लीज सबसे पहले सबको सबसे पहले मैं सबको कानून कहना चाहूंगी। जैसा अभी आप बता रहे थे कि जिलों के ऊपर कभी ये होता है कि भाई हमने आरसीएचओ को लिख के दे दिया है, या कोई भी गैप होते हैं लेबर रूम इंचार्जेस में, पीडीटी एसएनसीयू इंचार्जेस में,
कुछ क्वालिटी से संबंधित भी इश्यूज होते हैं, उसके लिए हम हमारे जिलों में आरसीएच कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है वो हर महीने करवाते हैं। इस आरसीएच कोऑर्डिनेशन कमेटी में उस हॉस्पिटल के पीएमओ होते हैं, आरसीएच होते हैं उस जिले के, लेबर रूम इंचार्जेस होते हैं और एसएनसी इंचार्जेस होते हैं। मंथ में एक बार ये बैठ के अपनी जो फैसिलिटी है उसमें जो भी गैप्स हैं उनके बीच में, चाहे वो फंड से रिलेटेड गैप्स हैं, चाहे उनमें जो है सिक्योरिटी से बेसिस पे कोई इश्यूज हैं या कोई इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के कोई इश्यूज हैं, वो सारे बैठ के अगर उनको वहीं पे सॉल्व करना होता है जिले में तो सॉल्व करते हैं। अगर स्टेट लेवल से उनको हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम स्टेट लेवल पर लिख के देते हैं। इसी प्रकार जो है हम एसएनसीयू की जो हर महीने एक वीसी करते हैं, वीसी के अंदर जो है